नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हालांकि यही वाली लाइन बोल बोल के जो है वो हम लोग शायद आप लोग है ना ये वाली लाइन सुन सुन के दुखी हो गए होंगे। चलो खैर, अभी मुद्दे की बात ये है कि अपन जो है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और आरंभ करते हैं आगे से। तो कल की लास्ट क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे तुगलक वंश, और तुगलक वंश के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे थे फिरोज तुगलक। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के बारे में एक बार फटाफट आप थोड़ा बहुत देख लीजिए कि फिरोज का टेन्योर जो है वो 1351 से लेकर 1388 तक है, 88 तक। ठीक है, इसका जो राज्याभिषेक है वो ठट्टा में हुआ, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी जो है वो ठट्टा में ही हुई थी। तो अपन बात करें, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ये उसका लीगल उत्तराधिकारी नहीं था, यह मोहम्मद बिन तुगलक का वैध उत्तराधिकारी नहीं था, यह अमीर एवं उलेमा की सहायता से जो है वो शासक बना था। ये माओ जो पीछे है वो गलत है, एक्चुअली उलेमा अपने आप में प्लूरल है। ठीक है, तो यह अमीर एवं उलेमा की सहायता से शासक बना था और इसका राज्याभिषेक जो है वो ठट्टा के अंदर हुआ। तो वैसे तो आप लोगों को सबको याद ही होगा ये कि दिल्ली आते समय इसने मस्जिदों के अंदर या जितने भी धार्मिक स्थल थे इस्लाम के अंदर, ठीक है, वहां पर उसने बहुत बड़े बड़े दान दिए, ताकि चाहता था उलेमा सारे इससे मतलब खुश रहे। इसने अमीरों के पदों को वंशानुगत कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया, स्पेशली अक्ता। क्योंकि प्रश्न हमेशा आज तक जब भी आया है तब इक्ता या अक्ता का ही आया है, इक्ता या अक्ता, इक्ता या फिर अक्ता। ठीक है, तो उनकी सेवाओं के बदले में, अमीरों को उनकी सेवाओं के बदले में जो भी जमीन मिलती थी, भूभाग मिलता था, उसको बोलते थे इक्ता या अक्ता। तो इसने उनको सबको जो है वो वंशानुगत कर दिया था। इसके शासनकाल में अमीर और उलेमा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसके काल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इतिहासकार अफीफ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों को बताता है कि साहब करप्शन कितना ज्यादा बढ़ गया था, और वो एग्जाम्पल आपको याद ही है। खैर, तो सबसे पहले आते इसने अपने राज्य की वार्षिक आय की गणना करवाई, जो कि 6 करोड़ 78 लाख टंका थी। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग कभी कभार गाइड बुक भी पढ़ते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही पूछते रहते हैं हमसे कि सर मैंने एक्चुअली एक कोई पुस्तक पढ़ी है जिसके अंदर ये 6 करोड़ 75 लाख टंका थी, या फिर 6 करोड़ है ना 87 लाख टंका थी। तो आप इस फैक्ट पे मत जाओ, अभी वास्तव में कितनी थी वो तो भगवान ही जाने। क्योंकि मैंने भी जितनी भी बुक्स पढ़ी उसके अंदर कहीं पर इसको 6 करोड़ 78 लाख टंका लिखी हुई थी, कहीं पर 6 करोड़ 75 लाख टंका लिखी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी जो ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर 6 करोड़ 78 लाख टंका है। तो आप तो उसी को फैक्ट माने, जैसा इतनी इनकी आय थी। इसके अलावा इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए, शशगनी, अद्दा और बिक। ठीक है, इनके नाम आप याद कर लेना। इसने शरीयत कानून अर्थात कुरान के कानून के अनुसार 23 के आसपास जो है वो सब करों को समाप्त कर दिया, जिनको अब्वाब बोलते हैं, और केवल 4 टैक्स इंपोज किए। उनके नाम थे खुम्स, खराज, जजिया, जकात। तो आप बार बार बोले खुम्स, खराज, जजिया, जकात, ताकि आपको याद रहेंगे ये। और जो 23 प्रकार के करों को समाप्त किया था उनको बोलते हैं अब्वाब। उनको क्या बोलते हैं? अब्वाब। इसने कुछ नहरों के निर्माण करवाए, उन नहरों में सबसे प्रमुख है राजावाही और उलुग खानी। उलुग वाही नहीं है, उलुग खानी है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जब इसने नहरों के निर्माण करवाए तब इसने एक इरिगेशन टैक्स इंपोज किया, उसका नाम था हक शर्ब या हाब शर्ब। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको लिख के बताया भी था, हक शर्ब या हाब शर्ब। तो ये इसने एक जो है वो नया टैक्स इंपोज किया था। 300 के आसपास इसने नगर बसाए। उसमें से सबसे मेन है फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जिसको वर्तमान में हम लोग केवल हिसार बोलते हैं, फतेहाबाद और जौनपुर। इसके अलावा बात करें तो फतेहाबाद इसने अपने बेटे फतेह खान की याद में बसाया था। ठीक है, और जौनपुर जो है वो इसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था, इसलिए उसकी मेमोरी के अंदर ये एक नगर बसाया और उसका नाम रखा जौनपुर। और चूंकि ये बंगाल अभियान से लौट रहे थे उस समय इस नगर की स्थापना इन लोगों ने की थी। 1200 के आसपास इसने सब उद्यान बनवाए। इसके अतिरिक्त जो है वो इसने कुछ नए विभागों की स्थापना की। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी, दारुल शफा आपसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि अपने गांवों में, शहरों में अभी भी जो हॉस्पिटल होते हैं उनको कुछ लोग है जो ऐसे बोलते हैं शफा खाना, कि भाई शफा खाने जाऊं रही हो। तो दारुल शफा जो होते थे वो चिकित्सालय। दीवाने खैरात कोई नहीं पूछता, और कोई यूं सिंपली कहता रहता है कि यार तेरे को ये जो चीज है ये खैरात में मिली हुई है। ठीक है, तो खैरात का मतलब भी होता है दान या डोनेशन। तो ये डोनेशन, 2 अपने को डिपार्टमेंट याद करने हैं। पहला जो है वो पेंशन विभाग, उसका नाम है दीवाने इस्तिहाक, और दूसरा जो है वो गुलाम विभाग, जिसका नाम है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान।
तो फिरोज के पास 1,80,000 जो गुलाम थे, और यही कालांतर के अंदर जो है वो तुगलक वंश के पतन के कारण बनेंगे। तो फिरोज के पास 1,80,000 गुलाम थे। फिरोज के आर्थिक सुधारों का श्रेय इसके मंत्री खाने जहां तेलंगानी को जाता है, जिसका वास्तविक नाम एक्चुअली कन्नू था, और वो तेलंगाना का ब्राह्मण था, तेलंगाना का ब्राह्मण था। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद में जो है वो आज की क्लास के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिरोज के अभियान। तो फिरोज के अभियान तो बहुत फनी है। मुझे जब इसकी ये अभियानों की बात आती है तब मुझे एकदम से हंसी आ जाती है। मुझे लगता है कि लो यार, और फिर आज तो भिड़ते ही सबसे पहला टॉपिक यही है फिरोज के अभियान। तो फिरोज एक अच्छा सेनापति नहीं था। फिरोज ने एक्चुअली साउथ इंडिया के अंदर खूब सारे अभियान किए, लेकिन सारे सारे असफल रहे। फिरोज ने जो है सब राजस्थान के अंदर भी कुछ अभियान किए, वो भी असफल रहे। फिरोज ने बंगाल के ऊपर 2 है ना वो सब अभियान किए, वो भी असफल रहे। फिरोज ने सिंध के ऊपर अभियान किया, वो भी असफल रहा। हालांकि बाद में इसको कहीं कहीं पर सफलता मिली थी, लेकिन आरंभ के अंदर तो इसको केवल असफलता ही मिलती थी हर बार। तो वो मैंने आपको जैसे कल कहा कि इसने जौनपुर नामक नगर बसाया। तो जब ये बंगाल अभियान के अंदर गए और बंगाल अभियान से फ्लॉप हो गए, जब वापस रवाना हुए, तब सैनिकों ने जब इसकी आलोचना की, तब इसने जो है वो सैनिकों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नगर बसाया, उसका नाम है जौनपुर। ठीक है, एक और इसी प्रकार सब है ना, ये जो वापस एक बार बंगाल अभियान पे गया, जब ये भी उसका है सब है ना वो जो अभियान असफल रहा, तो फिर सैनिकों के अंदर भयंकर आक्रोश था। सैनिकों ने कहा क्या ही व्यक्ति है यार, क्या है यार ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब ऐसा भी कोई सुल्तान होता है कि भाई जाते हैं हारते हैं अपन बार बार। तो फिर इसने वो जो सब सैनिकों का मन डाइवर्ट करने के लिए एक बार वापस इसने कहा यार कुछ करते हैं। इसने अपने मंत्रियों से पूछा कुछ करें। तब का साहब एक्चुअली जो है ये सारे सैनिक ऑर्थोडॉक्स है अधिकतर। तो यदि आपके मंदिर तोड़ो ना, तो इससे इनका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर इसने कहा ऐसी बात है, चलो अपन है ना कौन सा मंदिर तोड़े। तो फिर इन लोगों ने जो है वो आपस के अंदर एक गेम खेला, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100, 80 90 पूरे 100। तो फिर इनके उस ऑप्शन के अंदर आया कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यदि पुरी का जगन्नाथ मंदिर आप यदि तोड़ते हो, तो जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग है, जो भी कट्टर लोग है, वो कहीं न कहीं राजी हो जाएंगे। तो आप देखो केवल कट्टर लोगों को राजी करने के लिए जो है वो सब ये सब गए पुरी, और पुरी के मंदिर को इन लोगों ने तोड़ा। तो ये तो थे इसके बंगाल के अभियान 2। तो और इसके अलावा इसका एक सिंध का अभियान है जो तो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध का मतलब पता नहीं, हो सकता है आप लोगों ने सुना या नहीं भी सुना। बाकी इसका जो है ना साहब, ये जो इसका बंगाल अभियान इसका सिंध अभियान है वो तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अपन एक बार देखते हैं यहाँ पे स्लाइड के अंदर कि कैंपेनिंग ऑफ फिरोज के अभियान। तो इसने 2 बार बंगाल अभियान किया जो कि असफल रहे। ठीक है, तो बंगाल अभियान फिरोज डिड बंगाल कैंपेन ट्वाइस विच वर अनसक्सेसफुल या फेल्ड। ठीक है, उसके बाद में सिंध अभियान। तो फिरोज ने एक बार सिंध अभियान किया। सिंध अभियान को विश्व इतिहास में अत्यंत कुव्यवस्थित खराब तरीके से किया हुआ अभियान बताया गया है पूरी हिस्ट्री के अंदर ही। फिरोज डिड वन सिंध कैंपेन। ठीक है, सिंध कैंपेनिंग इज कंसिडर्ड एज वर्स्ट कैंपेनिंग इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कहते इससे बुरा कोई अभियान हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत ही ना फनी सी बात है। वैसे इसको आराम से बात करें तो बोले इसमें 1 घंटा भी अपन वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कैसा फिरोज का भाई मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के अंदर मारा गया, थट्टा के अंदर मारा गया, और इसका जो राज्याभिषेक है फिरोज का वो भी थट्टा के अंदर हुआ। उसके बाद में फिरोज ने एक दिन बैठे बैठे अपने सब है ना वो सब जितने भी अमीर और अपने मंत्री थे उन लोगों से बात की। तो फिर उन्होंने कहा साहब कि सिंध अभियान उस समय भी असफल रहा था, तो अपने को एक बार वापस करना चाहिए। तो फिर फिरोज ने कहा कि एक्चुअली ये सिंध के रहने वाले लोग हैं, ये इनकी जिजीविषा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सब लड़ने की करने की, इसलिए अपन ढंग से ही करेंगे। तो कहा ठीक है साहब, बिल्कुल ढंग से अपन एक बड़ी सेना का गठन करते हैं और फिर अपन अभियान करते हैं। तो फिरोज ने एक बहुत बड़ी आर्मी ली अपने साथ में, और फिरोज वो कहते हैं ना देश काल परिस्थिति होता है सब कुछ ही। फिरोज अच्छा सेनापति नहीं था, पर दुर्भाग्यवश फिरोज के पास भी अच्छे सेनापति नहीं थे। जबकि इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी, तो आप सब अलाउद्दीन खिलजी के पास अच्छे सेनापतियों की एक भीड़ थी। ठीक है, जफर खान, नुसरत, उलुग, अल्प, गाजी मलिक और मलिक काफूर। जबकि फिरोज के पास कोई नहीं था। जितना दिमाग फिरोज का चलता था उतना दिमाग बाकी वालों का भी चलता था।
तो फिरोज ने अपनी बड़ी सी एक सेना ली और फिरोज रवाना हुआ। तो सारे के सारे फिरोज के सेनापति थे वो फिरोज की चापलूसी करते थे और कहते थे सर की चिंता मत करो, इस बार तो अपन जीतेंगे ही जीतेंगे। तो फिरोज भी हाँ इस बार तो जीत ही उड़ाई जाओ यार, इस बार तो अपन जीतेंगे पक्का, अपने पास इतनी बड़ी आर्मी है। और वो सिंध के लोग है वहां पे मूल रूप से वो भी मुस्लिम ही थे, सिंधी थे, उनकी संख्या ही कितनी है, थोड़े बहुत है, उनको तो अपन यूं सब मारेंगे और सब उनको यूं सब वहां से है ना भगा देंगे। तो जैसा शासक वैसे ही उसके सारे जो है वो सेनापति भी थे, इसलिए ज्यादा लंबे लखन किसी में भी थे नहीं। तो वो तो है ना जो सिंध बयान है वो तो मैंने आपको पहले भी कहा वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब ये जो फिरोज गया और फिरोज की सेना ने यहाँ पे अपना सब डेरा डाला और इस डेरे के आगे जो है वो फिरोज खुद बैठ गया और फिरोज ने बैठने के बाद में अपनी सेना को आगे भेजा, कहा जाओ तुम लोग लड़ने के लिए। और फिरोज के सारे जो सब है ना सेनापति उनका अपन तो जीते हुए हैं सर पक्का। तो फिरोज की सेना इतनी बड़ी थी, एक एग्जांपल उसे आप समझ लो, इधर जो है वो आगे से आए सिंधी, तो सिंधियों की सेना बहुत कम थी। तो फिरोज की सेना और फिरोज की सेना के सेनापति सिंधियों की सेना को देख के हंसने ही लग गए कि ले ये आए हैं। और वो तो सेनापति वहां पे खड़े खड़े निकम्मे हंसे, यार अपन दिल्ली से यहां तक आए हैं और केवल इतने से लोगों को मारने के लिए आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं। और वो उसमें से तो कोई एक सेनापति बोले कह रहे यार सुल्तान ने एक बार मुझे ही कहा होता ना तो मैं केवल अपनी एक विशेष टुकड़ी लेके आता, इन सबको तो मैं ना वैसे ही सल्टा देता, सबको मार ही देता, सबको है ना खत्म करता। हालांकि उसमें से किसी एक ने कहा भाई इनको इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो, इन लोगों ने पहले भी जो है कभी असफलता है ना सब देखी नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। इन लोगों ने कहा काहे की मैच्योरिटी यार, इनको तो अभी मारेंगे अपन। तो सब ऐसा करके जो है ये लोग वो सब आगे बढ़े। तो ये फिरोज का डेरा है, ये यहाँ पे फिरोज खुद है और यहाँ पे जो है वो फिरोज की सेना है, ठीक है, ये खूब सारे थे ये। और फिरोज ने यहां से ऑर्डर दिया अटैक करो। यहां पे सामने जो सब वो जो है ना सब सिंधी सेना है। तो जैसे ही फिरोज के सैनिकों ने अटैक किया तो ये लोग भाग गए। तो फिरोज के सैनिकों ने या फिरोज की आर्मी ने तो उसी समय जो है वो सब सेलिब्रेट करना आरंभ कर दिया कि अपन तो जीत ही गए। उनको लगा मतलब सिंधी भाग गए मतलब अपन जीत ही गए। लेकिन फिर भी कुछ सेनापतियों ने कहा अरे इनका पीछा करो, पीछा करके इनको मारो। तो सब ये लोग यहां से भागे और ये भागते गए आगे की तरफ और फाइनली एक जगह जाके ये लोग रुक गए। अब चूंकि देखो ये भी भाग के गए थे इसलिए ये भी सब इनकी भी सांस फूल गई थी, ये भी थक गए थे। इन लोगों ने चूंकि इनका पीछा सब है ना सब इन लोगों को पीछा किया था इसलिए ये भी थक गए थे। तो फिरोज के सैनिक यहाँ पे सारे खड़े रहे, ठीक है, और खड़े रह के इनको कहे सब सिंधियों को ले अब कहाँ पे जाओगे भाग के। तो वो सिंधी सैनिक जो है वो हंसे कि हम भाग नहीं रहे हैं, हम एक्चुअली तुम लोगों को जाल में फंसा रहे हैं और तुम लोग एक्चुअली जाल के अंदर फंस भी गए हो। तब फिरोज के सैनिकों को लगा कि हाँ यार कुछ तो सब है ना गड़बड़ है। एक्चुअली सिंध वाला इलाका है, उन लोगों के पास उस जमाने में ऊंट बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऊंटों का एक बड़ा सा झुंड यहाँ पे खड़ा किया हुआ था और उन सब ऊंटों जो ऊंट थे उनकी पीठ के ऊपर जलने वाले पदार्थ बांधे हुए थे, ठीक है, जैसे कि गाय भैंस के जो होते हैं सब है ना वो जो है ना वो सब है ना अपने गोबर की थेपड़ी, तो थेपड़ी वेपड़ी घास फूस और वो सब कुछ बांधे हुए थे। तो सब इन सिंधी जो सब ये जो सैनिक थे उन्होंने उनके ऊपर आग लगाई और आग लगा के ऊंटों को भगाया तो ऊंट इस डायरेक्शन में आए और इस डायरेक्शन में आए। तो फिरोज की पूरी सेना है वो ऊंटों की चपेट में आ गई और इन ऊंटों की संख्या हजारों की तादाद में थी। और ऊंटों को जैसे जैसे अपने पेट के ऊपर गर्मी का एहसास हो रहा था और सब मतलब है ना वो ये सब इन ऊंटों को जैसे जैसे अपनी पीठ के ऊपर गर्मी का एहसास हो रहा था तो वो जोर जोर से अपने चारों मतलब पैर सब है ना ओजा मतलब वो सब है ना उछाले। क्यों, ऊंटों का तो यही पर्पज कि भाई अपन ऐसा कुछ करें कि अपने ऊपर जो भी चीज जल रही है पीठ के ऊपर वो कहीं कहीं गिर जाए साइड में। और जैसे ऊंट जो है अपने पैर उछाले तो सब एक पैर के साथ है ना 2-4 सैनिक कोई इधर उड़े 2-4 सैनिक कोई इधर उड़े। तो सैनिकों की फिरोज की सेना की सब है ना हालत खराब हो गई और इतनी हालत खराब हुई कि वो भयंकर रूप से खूब सारे लोग तो वहीं पे मारे गए, खूब सारे लोग घायल हो गए, खूब सारे लोग जो बचे हुए थे उनकी भी सांसें उखड़ रही थी, वो भी थक गए थे। फाइनली कुछ टाइम बाद में ऊंट जो है वो इधर उधर कहीं कहीं भाग गए
भाग गए तो फिरोज की सेना यहीं पे फंस गई। अब सब फंस तो क्या ही गई, कोई मतलब है ना मरे हुए आदमी को देखे, कोई घायलों को देखे। इतने में जो ये सिंधी सैनिक थे, जो यहाँ पे रिजर्व आर्मी खड़ी थी, इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। तो इनका अटैक जो था वो मास अटैक था। तो फिरोज की सेना जो है वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थके हुए थे। एक तो पहले भाग के आए, फिर ऊंटों का अटैक, फिर घायलों को देखना। तो सब उन लोगों ने थोड़ी देर तो युद्ध किया, कुछ बिल्कुल कुछ है ना चंद मिनट युद्ध किया। चंद मिनट युद्ध करते ही उनमें से कुछ सैनिक बोले भागो यहां से वापस। तो फिरोज के सैनिक जो है वो यहां से भागे। अब आप देखो फिरोज के सैनिक घायल है, ठीक है, और सब थके हुए हैं, जबकि ये जो सिंधी सैनिक है ये बिल्कुल फिट थे सारे के सारे, ये तो आराम से आए थे लड़ने के लिए। तो वो सारे के सारे जो है ना सब है ना फिरोज के सैनिक इस डायरेक्शन में भागे। तो सिंधियों ने उनका पीछा किया। जब सिंधियों ने इनका पीछा किया तब फिरोज की सेना के अंदर खलबली मच गई एकदम से, और फिरोज के सारे सैनिक बोले कि कुछ भी करो भागो यहां से। तो वो फिरोज की सेना भाग रही थी, सिंधी उनके पीछे उनका पीछा कर रहे थे। फिरोज ने जब अपनी आती हुई सेना को देखा तो फिरोज राजी हो गया, और फिरोज ने अपने कुछ उसके साथ में जो भी मंत्री थे उनको कहा कि देखो हमारे बहादुर जवान जो है वो जीत कर वापस आ रहे हैं। तब वो किसी ने देखा उस आर्मी को, भागती हुई आर्मी को, और कहा साहब कि बिल्कुल बात तो आपकी वैसे सही है, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि अपनी जो जीती हुई सेना है वो कुछ ज्यादा स्पीड से मतलब आ रही है। तो फिरोज ने वापस अपनी सेना को देखा, क्योंकि देखो भागता हुआ आदमी एक अलग होता है, आता हुआ व्यक्ति एक अलग होता है। तब फिरोज ने वापस देखा, और फिरोज ने फिर भी पॉजिटिव मैसेज दिया। और फिरोज ने क्या, हो सकता है ये लोग आके अपने को ये खुशखबरी देना चाहते हो भी हमने सारे के सारे सिंधी सैनिक है उनको सबको मार दिया। पास वाले ने कहा हाँ सर हो भी सकता है, पर मुझे थोड़ा डाउट है, एक्चुअली खुशखबरी देने के लिए आदमी जो है वो इतना स्पीड से नहीं आता है। फिरोज ने भी देखा और फिरोज ने कहा हाँ यार लग तो कुछ तो गड़बड़ी रही है, पर फिर भी फिरोज ने कहा नहीं नहीं सब कुछ पॉजिटिव है यार, तुम लोग सारे के सारे जो है वो है ना पॉजिटिव रहो। तो वो सैनिक आए भागते हुए, और भागते हुए आए वो फिरोज के पास में पहुंचे। तो फिरोज को लगा कि भाई मेरे पास रुकेंगे ये लोग, लेकिन ये तो कोई रुका ही नहीं फिरोज के पास में। सारे सैनिक जो है फिरोज के पास से आगे बढ़ गए, भाग गए। तब फिरोज ने कहा अरे निकम्मो रुक जाओ, हुआ क्या बताओ तो सही। तब कोई एक सैनिक यहाँ पे रुका और उसने रुक के कहा कि सर अब है ना बताने लायक कोई बात है ना, कोई सब है ना बची नहीं है, बस इतना सा एक अपन युद्ध हार गए हैं, अपन यहां से भागते हैं, आप भी भागो। तो कई बार जो चीज है ना आप लोगों ने एक्सपेक्ट की हुई नहीं होती है, उसके उल्टा हो जाता है, तो आदमी उस बात से हक्का बक्का हो जाता है। तो फिरोज हक्का बक्का हो गया। फिरोज का मतलब अपन हार गए मतलब कैसे? तो भागते हुए सैनिकों ने कहा साहब इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे दिल्ली जाके, अभी तो आप एक बार तो भागो यहां से, बच्चो, वरना मारेंगे ही अपन लोगों को पकड़ पकड़ के। तो फिरोज 5 मिनट तो सोचता ही रहा। उसने कहा मतलब हार गए, मतलब ऐसे कैसे हार गए? अरे क्या सर छोड़ो, तो मैं ये बात तो हम है ना बाद में कर रहा हूं पे। तो फिरोज के मंत्रियों को बात समझ में आ गई। उसने कहा सर अपन भागते हैं। तो फिरोज एक दो मिनट तो वहीं पे खड़ा ही रहा। उसने कहा मतलब ऐसे कैसे हार गए यार, मतलब इनकी संख्या इतनी कम थी, हम लोग इतने ज्यादा थे, ऐसे कैसे हार गए? उसने कहा सर बाद में। तो वो सब है ना फिरोज ने कहा चलो ठीक है फिर भागते हैं अपन भी। तो वो एक आदमी आया जो सब ऊंट लेके, घोड़ा लेके, और कहा लो सर के लो है ना फटाफट ऊंट के ऊपर बैठो या फिर घोड़े के ऊपर बैठो, ज्यादा अच्छा रहेगा ऊंट के ऊपर बैठो आप, ताकि अपन यहां से भागते हैं। तब फिरोज ने कहा ऊंट के ऊपर नहीं। अब फिरोज के देखो अलग ही नखरे थे। फिरोज ने कहा ऊंट के ऊपर नहीं यार, एक्चुअली मैं जब भी ऊंट घोड़े के ऊपर बैठता हूँ तो मेरे पीठ में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और मेरे एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम ही है, इसलिए तुम लोग ऐसा करो या तो हाथी लेके आओ। अरे के साहब हाथी के ऊपर तो ये अपने को पकड़ लेंगे, पकड़ के अपने को मारेंगे, इसलिए भागने का सही तरीका है कि ऊंट या घोड़ा। और उसमें भी जो है चूंकि है ना घोड़ा भी इतना फिट नहीं है, एक्चुअली मरुस्थल है यहाँ पे, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, ऊंट सबसे परफेक्ट है। तब फिरोज ने कहा नहीं यार ऊंट के ऊपर नहीं, एक्चुअली ऊंट के ऊपर मेरी है ना प्रॉब्लम होती है। तब उसके किसी एक मंत्री ने कहा, किसी अमीर ने कहा अरे सब यहाँ पे जान की पड़ी है, आपको पीठ की पड़ी है, प्लीज भाग लो। तो उसने कहा नहीं मैं तो एक्चुअली पालकी में जाऊंगा बैठ के। तो वो जाके एक पालकी के अंदर बैठ गया, लोगों से कहा इसको उठाओ। तो खूब लोगों ने समझाया अरे सर ऐसा मत करो। उसने कहा नहीं प्लीज मैं पालकी में सही हूँ। अब वो पालकी के अंदर बैठा और पालकी के अंदर बैठ के अपने सैनिकों को ऑर्डर दे लो चलो फटाफट भागो यहाँ से। अब वो सैनिक तो क्या होते थे, वो जो पाल के उठाने वाले लोग थे वो पाल के उठा के भागे। अब देखो पर पालकी की स्पीड कम होती है, आप लोग भी समझ सकते हो, पर फिरोज फिर भी अंदर बैठा बैठा इंस्ट्रक्शन दे थोड़ी देर भागे। और वो है ना एकदम से फिरोज यूं ताली बजाए और कहा चेंज।
मतलब पहले जो लोग मतलब पाल के उठा रहे थे उनको कहा तुम लोग चेंज हो जाओ, नए यहाँ पे लोगों को अपॉइंट करो। तो पाल के उठाने वाले लोग सब खूब थे, तो भागे। तो फिरोज का सेनापति फिरोज के पास में आया अपने घोड़े पे बैठ कर, उसने कहा कि सर अभी भी कहना मान लो मेरा, प्लीज ऊंट पे आ जाओ या ज्यादा कम से कम घोड़े पे तो आ ही जाओ। पर फिरोज के नहीं, मैं तो पाल की नहीं। अब फिरोज सब भाग रहा है यहां से स्पीड से, ठीक है। फिरोज की सेना भाग रही है, फिरोज भाग रहा है और इनका पीछा जो है वो है ना सब सिंधी सैनिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब जो फिरोज की सेना भाग रही थी और फिरोज की पाल की जो है वो यहाँ कहीं पे थी और पीछे उनका पीछा हो ही रहा था। तो फिरोज मुड़ मुड़ के बार बार देखे पीछे की तरफ, अच्छा अभी भी दुश्मन जो है वो 400 मीटर पीछे है, 300 मीटर पीछे है, 100 मीटर पीछे है। फिर उसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा सब है ना, पता चला दुश्मन जो है वो 50 मीटर पीछे है। और इधर सब फिरोज का सेनापति फिरोज से लगातार रिक्वेस्ट करे सर प्लीज आ जाओ हाथी घोड़े पे या ऊंट पे। तो फिरोज के नहीं एक्चुअली मेरे यार पेट की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन फिरोज ने मुड़ के जैसे पीछे देखा कि भाई सैनिक तो बिल्कुल दुश्मन जो है अप्रोच करने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं उसको। तब फिरोज ने एकदम से ताली बजाई, कहा पाल की रोको। और फिरोज उतरा नीचे और नीचे उतर के उसने अपने उसके साबाना मखमल के जूते पहने हुए थे, उसने मखमल के जूते निकाले, लिए दोनों जूते हाथ में और फिरोज भागा नंगे पैर वहां से। फिरोज ने कहा यार पाल की स्पीड बहुत कम है, इससे बढ़िया एक मैं ना नंगा वो भाग सकता हूं। तो वो किसी ने कहा सर आप कर क्या रहे हो? फिरोज ने कहा अरे निकम्मो तुम क्या कर रहे हो, मैं भाग रहा हूं, तुम भी भागो वरना मारेंगे ही अपने को पकड़ के। तो उन लोगों को सबको समझ में आ गया चलो अपन भी भागते हैं। तो फिरोज के जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो भी सारे भागे। अब वो सीन कुछ ऐसा हुआ, बहुत ही फनी सीन था कि फिरोज की आर्मी यहाँ पे भाग रही है और फिरोज यहाँ पे भाग रहा है। थोड़ी देर बाद में लोगों ने देखा फिरोज के भागने की स्पीड इतनी शानदार थी कि फिरोज अपनी सेना के पास में पहुंच गया। कुछ टाइम बाद में उसके अंगरक्षकों ने उसको देखा कि फिरोज अपनी सेना के बीचों बीच भाग रहा है और उसके थोड़ी देर बाद देखा कि फिरोज अपनी भागती हुई सेना का नेतृत्व कर रहा है, मतलब सबसे आगे भाग रहा है। तो फिरोज तो भागता ही गया, भागता गया। मतलब उस जमाने में यदि ओलंपिक होते ना तो फिरोज भागने के मामले में पक्का ही जो है गोल्ड लेके आता, कोई तोड़ नहीं था उसका। फिरोज की तो पूरी सेना हक्की बक्की रह गई कि फिरोज के अपने दोनों जूते हाथ में लिए हुए भागता जा रहा है और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो तो भागता गया। वो तो बहुत बाद में जाके इसके फिरोज के सैनिकों ने फिरोज को कहा साहब अरे डब जा, मैं रुक जा। फिरोज के नहीं भागते हैं यार, अच्छा लग रहा है। तो वो किसी ने कहा अरे रुक जा अब यार, अब कोई अपना पीछा नहीं कर रहा है। नहीं पर फिर भी अच्छा लग रहा है। वो तो एक हॉलीवुड की मूवी है फॉरेस्ट गम, तो उसके अंदर आप देखना कि वो जब भागना स्टार्ट करता है फिर भागता ही रहता है। तो फिरोज ने भी बिल्कुल वैसे ही भागना स्टार्ट कर दिया था। तो बड़ी मुश्किल से फिरोज को लोगों ने रुका, कह रहा ढब जा भाई ढब जा। तो जाके फिरोज डब्बा और कहा अब ठीक है, तो कहा ठीक है। उसके बाद में फिरोज जो है वो फिरोज के लोग भागते कच्छ के रण में पहुंच गए थे सिंध से। तो कच्छ के रण के अंदर जाकर फिरोज ने जो अपना डेरा वापस लगाया और वहां पे बैठा और जितने भी सैनिक बच के आए थे उनको सबको बुलाया, कहा तुम लोग ठीक हो क्या? तो फिर उन्होंने कहा हम तो ठीक है सर, पर बहुत सारे सैनिक अभी भी पीछे रह गए हैं या रास्ता भटक गए हैं। एक्चुअली बचने के लिए लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन मिला उस तरफ भाग गए। तो फिर फिरोज ने कहा अपन उनका वेट करते हैं। तो फिरोज ने कई महीनों तक वहां पे अपने जो है सब सैनिकों का वेट किया और सैनिक आ भी रहे थे रोज। तो वो फिरोज के लोग उनसे पूछते कि भाई अरे मतलब कटों आए हो, मतलब कहाँ से आया? तो फिर सैनिक बोलते यार हम तो वो जो भाग गए थे, बिछड़ गए थे रास्ता। बाद में कुछ लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि एक्चुअली वो जो है फिरोज की सेना इस डायरेक्शन में गई है, तो इसलिए हम लोग घूमते घामते इस तरफ आ गए। तो फिर फिरोज ने कहा चलो ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से कई महीनों बाद में फिरोज की सेना जो भी सब बचे हुए लोग थे वो वहां पे इकट्ठे हुए। वो जब सब सारे वहां पे इकट्ठे हुए तब फिरोज खड़ा हुआ और फिरोज ने खड़े होकर अपने सैनिकों से कहा क्या शानदार युद्ध था यार, मतलब याद रहेगा हमेशा, और जो तुम लोगों ने शौर्य दिखाया वो काबिल तारीफ था। तब फिरोज का एक सैनिक हंसता है और कहता है सर प्लीज। तब फिरोज कहता है सॉरी, मतलब एक्चुअली मुझे भी पता था युद्ध कैसा हुआ था और तुम्हें भी पता है युद्ध कैसा हुआ था, अपन लोग कैसे भागे, पर प्लीज तुम लोगों से देखो, मैं तुम लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं एक अच्छा सेना नायक नहीं हूं, आई एम नॉट अ गुड कमांडर, ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात तुम लोग दिल्ली में जाके किसी को बताना मत। तो सैनिकों ने कहा साहब कौन सी बात? तो फिरोज ने कहा निकम्मो तुम लोगों को सबको पता है कौन सी बात, फिर भी पूछ रहे हो बार बार।
तो वो सैनिकों ने कहा नहीं नहीं सर आप फिर भी बता दो, थोड़ा फंडा क्लियर रहेगा। तो अरे मूर्खों, वही भागने वाली बात, ये जो भागने वाली बात है, ये दिल्ली में जाके किसी को प्लीज बताना मत, थोड़ा मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वरना मैं आज के बाद में प्रयास करूंगा कि कोई भी अभियान नहीं करूं, और करूंगा तो भी बहुत सोच समझ कर वैसे करूंगा। सब सैनिकों ने कहा चलो ठीक है साहब, मान लिया इस बात को, ठीक है। तो सिंध के अंदर कोई एक सूफी संत थे, तो मतलब है ना, वो जो है ना, सिंध के लोग मानते थे कि भाई हमारी जो संख्या इतनी कम है पर फिर भी हम लोग सब है ना जीतते हैं, इसके पीछे सूफी संत का आशीर्वाद है। इसलिए वहां तो एक कहावत ही प्रचलित हो गई थी कि देख जरा शेख परंपरा, एक तुगलक मारा गया दूजे को जरा संभाल। मतलब कि ये शेख की परंपरा है कि एक तुगलक तो मारा गया, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक वहीं पे मारा गया था, ठीक है, और दूजे को जरा संभाल, मतलब दूजा ऐसे भाग रहा है मूर्खों की तरह। तो मतलब इसलिए ना वो सब सूफी संत को पूरा क्रेडिट देते हैं, सब देते थे वहां के सिंधी लोग सारे के सारे। तो ये थे फिरोज के बयान। तो फिरोज के बयान में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट तो वैसे है नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है फिरोज एक अच्छा सेना नायक नहीं था, और ऐसा उसने खुद ने एडमिट भी किया है, ठीक है। तो फिरोज के अभियान, तो फिरोज ने एक बार सिंध अभियान किया। सिंध अभियान को विश्व इतिहास में अत्यंत कुव्यवस्थित या खराब अभियान कहा जाता है, कंसिडर्ड एज वर्स्ट कैंपेन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। सब आपके पास इतनी बड़ी सेना है, इतने संसाधन है, लेकिन फिर भी आप इतने बुरे तरीके से हार के आते हो, तो ये तो बहुत है ना बहुत ज्यादा बुरा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो फिरोज का साहित्य में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। फिरोज ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था फुतुहात फिरोज शाही। फिरोज रोट हिज ऑटोबायोग्राफी फुतुहात फिरोज शाही। तो ये तो एक फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा कि सब फिरोज की आत्मकथा का नाम क्या है, तो फुतुहात फिरोज शाही। इसके अलावा इसके दरबार में कुछ लोग भी थे, ठीक है, जिन्होंने भी कुछ है ना वो जो है ना सब अपने जो बुक्स लिखी है। सबसे पहला है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी की बातें तो हमने अभी तक कई बार करी है कि सब बर्नी ये कहता है, बर्नी बलबन के बारे में ऐसा बोलता है, बर्नी वैसा कहता है। तो ये जो बर्नी था, इसने ये जो है ना इसके फिरोज के समकालीन था, तो इसने कुछ पुस्तकें लिखी थी, कुछ क्या दो मतलब बुक्स लिखी थी, उनके ऊपर नाम लिखते हैं कि सब है ना कंटेम्प्रेरी जो स्कॉलर्स या राइटर्स ऑफ फिरोज के समकालीन विद्वान या स्कॉलर जो है, पहला जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी की पहली पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, और दूसरा है फतवाए जहांदारी, फतवाए जहांदारी, ठीक है। सेकंड नंबर है शम्स सिराज अफीफ। तो शम्स सिराज अफीफ जो है, इसकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। अब आप देखो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन होते हो तो आप पूछ सकते हो कुछ भी ऐसा कैसे, इसलिए हम लोग ऑनलाइन में हमेशा प्रयास करते हैं चीजों को ज्यादा क्लियर करके बताएं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं हो या कम हो। फिर भी यदि होते हैं तो हम लोग मतलब आप और हम जब भी लाइव मिलते हैं तो आप लोग प्लीज पूछ लिया करो इसके प्रश्न बनाकर कि शम्स सिराज अफीफ, ये शम्स सिराज अफीफ वही है जो फिरोज के शासनकाल के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसका उल्लेख करता है, और वो कहता है साहब करप्शन कितना ज्यादा था, ठीक है। और इसके लिए उसने वो एग्जांपल भी दिया था जो मतलब मैंने आपको बताया भी था कि एक सैनिक को घोड़ा पास करवाना था, और उसके लिए उसने खूब दुख देखे, और फाइनली जो है फिरोज तुगलक खुद उसको अपनी जेब के अंदर से एक सिक्का निकाल के तैयार करता है, ये ले जाके उस बाबू को सिक्का दे और अपना घोड़ा पास करवा। ये वाला एग्जाम्पल जो है वो यही देता है, शम्स सिराज अफीफ। शॉर्ट के अंदर अपन इसको केवल अफीफ लिखते हैं कई बार। तो इसकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, और यहाँ पे जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है वो भी है तारीख फिरोज शाही। तो दो व्यक्तियों ने एक ही नाम से पुस्तक लिखी, थोड़ी सिंपल है, कोई भी लिख भी सकता है। यदि आप में से कल के किसी की इच्छा हो कि भी मुझे रामायण लिखनी है तो आप रामायण नाम से लिख सकते हो। तो अब देखो एक तो जो है ना सब रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, और उसके बाद में कई लोगों ने जो है सब रामायण लिखी है, और कल को आप भी लिख सकते हो कि सब छोटू राम जी के द्वारा लिखी रामायण। तो बस है ना वैसे दो अलग अलग आदमी हैं और दोनों ने एक ही नाम से जो है वो पुस्तक लिखी है, उसका नाम है तारीख फिरोज शाही। अब इसका प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है, अलग अलग पीसीएस बोर्ड में आया हुआ है, यूपीएससी बोर्ड में भी आया हुआ है। उसके अंदर सिंपल सा है कि तारीख फिरोज शाही का लेखक था। तो एक्चुअली क्या है कि बर्नी ज्यादा पॉपुलर है,
बरनी जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। अपन भी जब भी सल्तनत काल के इतिहास की बात करते हैं तब अपन हमेशा ये कहते हैं बरनी ये कहता है, बरनी ऐसा बताता है, बरनी के अनुसार ये है। तब लोगों के दिमाग में याद हो जाता है कि हाँ भाई बरनी, और बरनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। और फिर सिंपल सा प्रश्न आता है, तारीख फिरोज शाही के लेखक है, तो आदमी ABCD ऑप्शन देखे बिना ही बता देता है पहले से ही जियाउद्दीन बरनी। लेकिन जब आप ऑप्शन वहां पे ढूंढने जाते हो तब आपको ABCD के अंदर जियाउद्दीन बरनी कहीं दिखता ही नहीं है। वहां पे एक्चुअली आपको दिखेगा शम्स सिराज अफीफ, क्योंकि ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखना कि जियाउद्दीन बरनी और शम्स सिराज अफीफ दोनों ने जो है वो तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। ऐसा कैसा अपन जब मुगल काल पढ़ेंगे तब आएगा अकबरनामा, तो मुगल काल के अंदर अपन बार बार अकबर के समय की सब घटनाएं होती है तो बार बार उल्लेख करते हैं कि अबुल फजल की अकबरनामा के अनुसार ये, अबुल फजल की अकबरनामा के अनुसार ये। तो वो अपन एक्चुअली इतनी बार सुनते हैं कि याद ही हो जाता है कि अच्छा अकबरनामा का लेखक तो अबुल फजल है। तो उसमें भी प्रश्न आता है सिंपल सा कि अकबरनामा का लेखक है, तो आदमी कहता है अबुल फजल, और जैसे ही वो ऑप्शन ढूंढने जाता है तो साहब उसको दिखता भी नहीं है वहां पे। तब आदमी टेंशन में आ जाता है, आदमी कहता है नहीं यार मैंने कम से कम 10-20 बार तो सुना है यार, 10-20 बार रिवीजन किया है, मुझे पक्का पता है कि एक्चुअली अकबरनामा का लेखक तो अबुल फजल ही है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब कि इनके सवाल में ही गड़बड़ है, जबकि ऐसा नहीं है। उस काल में भी फैजी सरहिंदी करके सब एक आदमी है, उसने भी एक पुस्तक लिखी, उसका भी नाम अकबरनामा है। तो यहाँ पे सल्तनत काल के अंदर इन दोनों ने जो है वो सब तारीख फिरोज शाही लिखी है, और अकबर के काल के अंदर जो है ना सब है ना अबुल फजल और फैजी, इन दोनों ने अकबरनामा करके एक पुस्तक लिखी है। तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही। ठीक है, ये फिरोज के काल की जो भी घटनाक्रम है उसके ऊपर लिखी गई है सीरत ए फिरोज शाही। और इसका जो लेखक है वो एक्चुअली अननोन है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पता नहीं इसको किसने लिखा। तो ये अज्ञात लेखक है, अननोन राइटर है, और पुस्तक का नाम है सीरत ए फिरोज शाही। और इस पुस्तक के अंदर सब है ना फिरोज की नहरों का उल्लेख मिलता है कि फिरोज ने अपने शासनकाल के अंदर कितनी नहरों का निर्माण करवाया, इन सब की जानकारी भी इससे मिलती है। चलो उसके बाद में बढ़ते हैं फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज की धार्मिक नीति की बात करें तो एक्चुअली सल्तनत काल के अंदर या मुगल काल के अंदर कुछ ऐसे शासक हुए हैं, विशेषकर सल्तनत काल में, जिनकी धार्मिक नीति कुछ ज्यादा खराब थी। मतलब वो है ना बहुत ज्यादा वैसे कट्टरता रखते थे कि भाई हिंदुओं को मार दो, है ना समाप्त कर दो। तो अब पता नहीं फिरोज जो मूल रूप से इतना कट्टर था या नहीं था, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक डाउट है कि फिरोज की माँ जो वो एक हिंदू थी, इसलिए फिरोज जब शासक बना तो फिरोज के आसपास के लोगों ने एक प्रकार का ऐसा माहौल क्रिएट किया कि देखो फिरोज की माँ एक्चुअली हिंदू है, और जिस भी बच्चे की माँ हिंदू होती है तो उस ना वो जो बच्चे के ऊपर माँ के धर्म का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। तो क्या पता इसके फिरोज के मन में भी सिंपैथी हिंदुओं के प्रति ज्यादा हो। अब जब फिरोज को, अब देखो सब दोनों ही ऑप्शन है आपके सामने, हो सकता है कि फिरोज कट्टर भी हो मन से ही, कि वो यार अपन तो किसी के मन की बात जानते नहीं है, अपन तो केवल पढ़ते हैं सिंपल सब है ना सिंपल सी बातें, उसके बाद में उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो उसके अंदर अपन तो मैं तो वो जो है हमेशा दोनों ही ऑप्शन देता हूँ। हो सकता है फिरोज की सॉरी फिरोज कट्टर भी हो, या फिर वो हो सकता है फिरोज कट्टर सब नहीं भी हो। फिरोज केवल जो है वो हिंदू सब वो जो है ना जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनको ये दिखाना चाहता था कि भाई मैं भी कट्टर हूं, तो इसलिए आप करोगे क्या। तो फिरोज ने क्या किया सबसे पहले, तो फिरोज ने सबसे पहले तो सब है ना फिरोज ने पता किया कि ब्राह्मणों के ऊपर एक्चुअली जजिया कर लगता नहीं है। तो फिर फिरोज ने कहा अब ठीक है ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया जाए, आज के बाद में ब्राह्मण जो है वो भी जजिया कर देंगे। तो इससे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर किसी ने लिया भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है, उसके दौरान हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ब्राह्मणों को अदाई बोलते हैं, तो देता कभी किसी को कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे जब ये सब है ना जजिया कर इम्पोज भी हुआ तब भी सब कहा कि यार है ना प्लीज ब्राह्मणों के ऊपर मत लगाओ, क्योंकि ब्राह्मण इसका विरोध करेंगे। तो फिर ब्राह्मणों को पहले जो है सब जजिया कर से मुक्त रखा गया, लेकिन अब इसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। इसने कहा कि भाई ब्राह्मण भी जजिया कर देंगे। इसके बाद में इसने कहा और अपन क्या क्या करें, तो फिर इसने कुछ मंदिर तोड़वाते हैं ताकि ऑर्थोडॉक्स लोग थोड़े से राजी हो जाएंगे। तो साहब इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, और ज्वाला देवी मंदिर जो है कांगड़ा में, ठीक है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको भी इसने तोड़वाया। हालांकि ज्वाला देवी के सब जो भी मंदिर है उसके अंदर कोई मूर्ति होती नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने वहां के दर्शन किए हुए होंगे। वहां पे केवल वो पहाड़ है, वो चट्टानों के अंदर से एक आग निकलती है, उसी को ज्वाला देवी बोलते हैं, उसकी लोग पूजा करते हैं।
और उसका पर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब उसका चमत्कार लोग बहुत ज्यादा मानते हैं कि उसको कई बार लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, उस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कभी कोई सफल हुआ नहीं। तो खैर फिरोज ने भी जो है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया, और उसके बाद में इसने ज्वाला देवी मंदिर जो है वहां पे छोटा मोटा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें से भी कुछ हिस्से को तोड़वाया। यहाँ पे आप देखना कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे डाउट होता है ऐसे कैसे मंदिर तोड़वा दिया, मंदिर तो आज भी है। तो मंदिर तोड़वाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पूरा तोड़ते थे। मंदिर तोड़वाने का तात्पर्य केवल इतना ही था, मंदिर को लूटते थे और प्रतीकात्मक रूप से कोई कहना थोड़ी बहुत मूर्तियां तोड़ते थे, तोड़ फाड़ ऐसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करते थे। ये थी इसकी धार्मिक नीति। और ज्वाला देवी मंदिर से इसको संस्कृत के अंदर खूब सारी पांडुलिपियां मिली, ठीक है, सब है ना, क्या बोलेंगे उनको, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इसने हालांकि ये सारी जो है ना सब वो जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जब इसके पास में पहुंची तो फिर इसने कुछ विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुला के कहा कि ये मतलब है ना वो सब इसको एक बार पढ़ के बताओ क्या है इसका मतलब। तो जब उनको पढ़ा गया तब फिरोज ने कहा अरे यार शानदार बातें लिखी हुई है। तो फिर इसने कहा कि इसका अपना है ना फारसी में अनुवाद करवाते। तो वो जितनी भी वो सब पांडुलिपियां थी उनका सबका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया गया था। तो अपन देखते हैं फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। फिरोज की माँ हिंदू थी, फिरोज मदर वॉज हिंदू, ठीक है। इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ही इम्पोज फर्स्टली जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। तो इसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। बंगाल अभियान से लौटते समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया। He got destroyed Puri's जगन्नाथ टेम्पल while returning from बंगाल कैंपेन। बात हुई थी अपने पहले, ऐसा बंगाल अभियान इसने 2 बार किए। तो एक बार तो इसने जौनपुर नामक नगर बसाया और एक बार इसने जो वो है सब पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाया था। इसने कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वाया। He got destroyed ज्वाला देवी टेम्पल ऑफ कांगड़ा, है ना, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यदि आप कभी नहीं गए हुए हो तो मैं आपको ऐसा कहूंगा नहीं कि प्लीज आप वहां पे कभी आप नहीं गए हुए हो तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास के दौरान मैंने आपको कई बार कहा है कि यदि आप वहां पे नहीं गए हो और नहीं जाओगे कभी तो पाप लगेगा, पाप, ठीक है। पर यहाँ एक्चुअली मैं भी नहीं गया, वो यहाँ पे मेरी जाने की खूब इच्छा है लेकिन अभी तक कभी गया नहीं हूँ। पर हाँ, आपको भी कभी ऐसे मौका मिले तो आप जरूर ज्वाला देवी मंदिर को देखना, क्योंकि खूब सुना है इस मंदिर के बारे में। ठीक है, इस मंदिर से प्राप्त संस्कृत पांडुलिपियों का दलायल, ठीक है, ये फिरोजशाही नाम से संस्कृत में अनुवाद करवाया। फ्रॉम दिस टेम्पल फिरोज फाउंड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट एंड ही गॉट ट्रांसलेटेड दीज मैन्युस्क्रिप्ट एज दलायल ए फिरोजशाही इन पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक्चुअली है ना दलायल है। दलाए ए फिरोजशाही, दलाए फिरोजशाही। और इसका जो ट्रांसलेटर था उसका नाम था अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन। तो अनुवादक जो था वो था अजीजुद्दीन। ये एक्चुअली टाइपिंग में कोई छोटे मोटे एरर होते रहते हैं तो उसके लिए आप हमें थोड़ा माफ करें। एक्चुअली हमारी भी गलती है कि जो टीम होती है वो इतना, हालांकि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करती है पर फिर भी कभी कभार उनसे गलती हो ही जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते नहीं है। और हम भी वैसे इसको चेक करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ एरर जो होते हैं वो रह ही जाते हैं। ठीक है, तो अनुवादक जो है वो जैसे हिंदी में यहाँ पे सही मतलब है ना लिखा हुआ अजीजुद्दीन, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको अरीजुद्दीन कर दिया गया, तो वो अरीजुद्दीन नहीं एक्चुअली अजीजुद्दीन। तो आप तो प्लीज ध्यान रखें इसका। चलो, इसी के साथ जो है वो फिरोज तुगलक आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। तो एक तो गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट तो वही था जो इस है ना तुगलक वंश का संस्थापक है। अब इसके बाद में जब है ना फिरोज समाप्त होने के बाद में तुगलक वंश के अंदर ज्यादा कुछ है ना वो कुछ बचता नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं कि इस काल में गुलाम अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, स्लेव बिकेम मोर पावरफुल ड्यूरिंग हिज पीरियड, और सल्तनत कई भागों में विभाजित हो गया एंड द सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। ये बात अपने हो रखी है लास्ट वीडियो के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि जब जैसे फिरोज मरा, जब तक फिरोज जीवित था तब तक तो लोग जो है वो फिर भी लोग मतलब गुलाम वो है ना कंट्रोल में थे,
लेकिन फिरोज के मरते ही 1,80,000 के आसपास गुलामों, सब गुलाम थे और गुलामों में भी कई भाग थे। तो वो सारे गुलाम अब अपने आप को यूं शक्तिशाली मानने लग गए थे, उनके ग्रुप। तो वो आते गुलाम और वो तो आते सब है ना सुल्तान को पकड़ते, मतलब सुल्तान की इज्जत तो अब है ना बिल्कुल ही खराब हो गई थी। हर कोई आता है सुल्तान को पकड़ के कहता है हमें ये सुल्तान पसंद नहीं है, हम नया सुल्तान बनाएंगे। तो अब है ना कोई भी आदमी आके किसी को भी सब वहां से उठा के फेंकता और कहता है आज की तरफ से हमारी तरफ से ये जो है वो नया है ना सब सुल्तान है। तो गयासुद्दीन तुगलक का यही है कि इसके समय वो है ना गुलाम शक्तिशाली हो गए थे। और बाद में आप वो जो है ना सल्तनत का मैप एक बार दिमाग में याद करें, याद नहीं भी करें तो भी मान लें वर्तमान के अंदर भी जो भी अपना पॉलिटिकल मैप है तो वो दिल्ली, तो उस जमाने के अंदर सब आरंभ के अंदर तो सब है ना गुलाम ही सब पावरफुल हो गए। बाद में अमीरों को और बाकी वाले लोगों को लगा कि ले यार अब कोई सुल्तान तो इतना पावरफुल है नहीं, तो जो आदमी जहां पर बैठा था उसने वहीं पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं है ना बंगाल के अंदर स्वतंत्र हूँ, किसी ने कहा मैं जौनपुर के अंदर स्वतंत्र हूँ, किसी ने कहा मैं है ना अवध के अंदर स्वतंत्र हूँ, किसी ने कहा सब है ना वो है ना पूरा साउथ इंडिया इनके हाथ से निकल गया। हर लोगों ने अपने अपने दावे कर दिए कि ये जो पूरा इलाका है ये तो मेरा है। तब किसी ने यूपी के अंदर अलग अलग जगह पे कहा कि ये पूरा इलाका मेरा है। तो सल्तनत जो है वो कई भागों में विभाजित हो गया था। बाद में गुलाम भी जो है, इस समय सुल्तान की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग तो सब है ना, अरे लोग क्या मतलब गुलाम जो है वो सुल्तान के घर से सुल्तान का फर्नीचर ही उठा के लेके चले गए थे। क्या ये भी मेरा है, कुर्सी मेरी है, किसी का टेबल मेरी है, किसी का हाँ। सुल्तान बेचारा उनके बीच में खड़ा होकर देखता था और कहता था यार ऐसे तो मत करो यार प्लीज। और वो बाकी वाले लोग कहते थे बस यही है अब तो ऐसे ही चलेगा। तो ये गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद फ्रिक्वेंटली जो है वो 5 शासक सुल्तान चेंज हुए और सबसे लास्ट में जो है वो इस गुलाम वंश के अंदर, अरे सॉरी गुलाम क्या सॉरी ये सब तुगलक वंश के अंदर जो शासक बनता है उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में तो यही था कि इस समय ये सब इस समय सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। यदि आप दिल्ली गए हुए हो तो आपको पता है कि आज की तारीख में पालम दिल्ली का एक हिस्सा है। आप जब यदि बाई रोड यहाँ से दिल्ली जाते हो तो पहले गुड़गांव आता है, उसके बाद में पालम आता है, पालम के बाद में दिल्ली आता है। मतलब आप मान के चलो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भी आप देख लो तो 10 किलोमीटर के आसपास, मतलब ये आपका सल्तनत, ये आपका दिल्ली है, आपका मेन सेंटर पॉइंट है, और ये आपका पालम है 10 किलोमीटर के आसपास। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो सब पूरी सल्तनत फैली हुई थी। अब केवल सल्तनत नाम की थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इस समय जो है वो दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली से लेकर पालम तक फैला हुआ था, मतलब 8-10 किलोमीटर के आसपास, बिल्कुल ठीक है। और 1398 के अंदर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और तथा है ना मतलब साहब इसने दिल्ली को लूट लिया। तो सब एक तैमूर को तो आप लोग सभी जानते ही हो, तैमूर। कभी सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम रखा था तैमूर। तब बहुत बड़ा तो क्या, लेकिन फिर भी एक विवाद हुआ था, लोगों ने इसका विरोध किया था कि यार ये नाम रखना गलत है। तो ये आप लोगों के सबके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये नाम रखना गलत है, कुछ लोगों को लगेगा ये नाम रखना सही है, ठीक है। भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आदमी नाम रखने के लिए कम से कम स्वतंत्र है ही, मतलब कुछ भी रख ले। तो इसके अंदर तो मैं तो है ना मेरा ओपिनियन तो बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी ये जो तैमूर नाम रखा था तब एक अच्छा खासा जो है सब वो जो भी है ना विवाद भी हुआ था। लेकिन फिर भी ये है कि जर्मनी के अंदर कोई भी व्यक्ति है ना अपने बेटे का नाम हिटलर रख नहीं सकता, और इटली के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने जो बेटे का नाम मुसोलिनी रख नहीं सकता, क्योंकि वो उन लोगों ने खूब अत्याचार किए थे। तो तैमूर मूल रूप से एक आक्रांता था, ठीक है, एक हत्यारा था। उसने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, इंडिया के जो लाखों लोगों को मार दिया। तो वो तो मैं एक बार ऑफलाइन क्लास के अंदर किसी से बात हुई थी, उसने कहा सर ये तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल था। मैं कहता हूँ बिल्कुल सब नॉर्मल था कि भाई आक्रमण होते थे, युद्ध के अंदर हजारों लोग मरते थे, और वो युद्ध के अंदर मरने मारने वाली बात तो नॉर्मल है, मान लिया। लेकिन यहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर, बहुत ही बुरी अवस्था के अंदर, जिसके लिए इतने है ना बुरे शब्द है कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, उनको जंजीरों के अंदर बांध कर, ठीक है, वो जो है वो उज्बेकिस्तान लेके गया, और उज्बेकिस्तान लेके जाके उनकी नीलामी की वहां पे, ठीक है। एक सिक्के में, 2 सिक्के में, 3 सिक्के के अंदर उनको वहां पे बेचा गया, वेश्यावृत्ति के अंदर, ठीक है। और लोगों ने राजी होकर उनको खरीदा।
और उनको जिस तरीके से बेचते थे वो सीन या मंजर बहुत ज्यादा बुरा था कि अभी आपने वो जो इतनी सारी यहाँ पे जो इंडिया की महिलाएं हैं उनको आप पकड़ के लेके चले गए, उनको बिल्कुल वैसे वो सब बेचा गया। और जितने भी जो भी बच्चे होते थे उनको सबको बच्चों को वहां पे जो है वो बालों की नोक के ऊपर टांग दिया गया। तो इस प्रकार का हत्यारा और आक्रांत व्यक्ति, तो खैर बात ही खत्म हो गई। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वो था तैमूर। और तो सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम भी क्या है? तैमूर। तो चलो कैसा, जो तैमूर का आक्रमण है वो सब नासिरुद्दीन महमूद सेकंड के समय हुआ था। अरे सॉरी, सेकंड के नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय हुआ था। और उस समय दिल्ली की स्थिति इतनी खराब थी, सुल्तान को जैसे ही किसी ने मैसेज पहुंचाया कि सब तैमूर का आक्रमण होने वाला है, तो सुल्तान खुद सबसे पहले भाग गया दिल्ली छोड़ के। सुल्तान ने कहा अपन भागते हैं दिल्ली छोड़ के। तैमूर आया तो हालांकि छोटा मोटा एक युद्ध भी हुआ था, संघर्ष भी हुआ था, पर तैमूर को रोकने वाला कोई नहीं था। तैमूर ने दिल खोल कर जो है वो दिल्ली को लूटा आराम से, और दिल्ली को लूट पाट करके जो है वो वापस चला गया। लोगों ने इसका विरोध किया था, पर व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जो इसका विरोध किया था, सुल्तान का उसके अंदर कोई भी योगदान नहीं था। तो ये थी नासिरुद्दीन महमूद है ना, वो सब तुगलक के बारे में जानकारी। तो आज की इस वीडियो में इतना बहुत है, आगे अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज टेक केयर।